हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशंस ऑफ मेंटल एटीट्यूड। तो मेंटल एटीट्यूड के जो प्रीपोजिशंस पढ़ रहे थे उसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। फिर भी कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे रह गए हैं जिसके बारे में आपको बताना जरूरी है। जैसे आस्क फॉर। आस्क फॉर का अर्थ होता है कोई चीज मांगना। कोई चीज मांगना। जैसे आस्क के बाद में टू आता है, वैसे आस्क टू रमेश, आस्क टू राम, ऐसे आता है ना। लेकिन आस्क फॉर का अर्थ क्या होता है? कोई चीज मांगना। जैसे सी आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने सहायता की मांग की या उसने मुझसे सहायता मांगी। तो आस्क के बाद फॉर लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है मांगना। वैसे आस्क के बाद में टू का प्रयोग किया जाता है। आस्क्ड टू रमेश, उसने रमेश से कहा। वैसे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। अब अपने बात करते हैं केयर फॉर की। केयर फॉर। केयर फॉर का अर्थ क्या होता है? किसी बात की परवाह करने को अंग्रेजी में केयर फॉर कहते हैं। तो केयर फॉर का मतलब होता है ही डज नॉट केयर फॉर हिज स्टडीज। जैसे ही डज नॉट केयर फॉर हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई की परवाह नहीं करता है। तो केयर फॉर का अर्थ होता है परवाह करना, तो फॉर लगा देते हैं। इसका मतलब होता है परवाह करना, चिंता करना, इसको केयर फॉर कहते हैं। ठीक है ना। कंप्लेन टू के बारे में आपने पढ़ चुके हैं, कंप्लेन अगेंस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, कंप्लेन अबाउट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपने बात करते हैं क्रूअल टू। क्रूअल टू का मतलब किसी के प्रति निर्दयी होना। जैसे द मास्टर इज वेरी, द मास्टर इज वेरी क्रूअल टू हिज सर्वेंट। मास्टर जो है अपने नौकर के प्रति बहुत ही क्रूअल है। तो क्रूअल टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति के प्रति निर्दयी होने को अंग्रेजी में क्रूअल टू की प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम यूज करते हैं क्लोज टू। क्लोज टू का अर्थ क्या होता है? निकट होना, नजदीक होना। इज क्वाइट क्लोज टू मी। इज क्वाइट क्लोज टू मी, वो मेरे बिल्कुल नजदीक है, निकट ही है, मेरे पास है। घनिष्ठ होने को भी अंग्रेजी में क्लोज कहते हैं। तो ही इज क्वाइट क्लोज टू मी। डाई ऑफ अपने पढ़ चुके हैं, किसी बीमारी से मरने को डाई ऑफ कहते हैं, ये पढ़ चुके हैं। और एक अंग्रेजी में कहते हैं ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। सी डिड नॉट कम ड्यू टू इलनेस, वो बीमारी के कारण नहीं आया। तो ये क्या हुआ? ड्यू टू का प्रयोग हो गया। ड्यू टू का मतलब बीमारी के कारण नहीं आया, तो ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण को अंग्रेजी में ड्यू टू कहते हैं। ऐसे ही अपने डिमांड फॉर या डिजायर फॉर जो अपने हैं वो पढ़ चुके हैं। डिजायर फॉर का अंग्रेजी में अर्थ होता है किसी की इच्छा रखने को अंग्रेजी में डिजायर फॉर कहते हैं। सी हैज अ डिजायर फॉर मनी है। डिमांड फॉर भी होता है किसी चीज की मांग करना। देयर इज नो डिमांड फॉर एंगर, या यूं कहें देयर इज नो डिमांड फॉर शुगर। देयर इज नो डिमांड फॉर शुगर। डिमांड और डिजायर है। डिजायर जैसे इसके साथ फॉर ही लगता है। सी हैज अ डिजायर फॉर मनी। तो डिजायर और डिमांड दोनों के बाद में ही फॉर का प्रयोग करते हैं। जब किसी वस्तु की इच्छा हो या किसी वस्तु की मांग हो तो अपने डिमांड फॉर या डिजायर फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ डिजायर फॉर लगाना है, कहाँ डिमांड फॉर लगाना है। और इसके बाद हम बात करते हैं फॉन्ड ऑफ के बारे में। आप पढ़ चुके हैं। और फॉल इनटू। फॉल इनटू का मतलब क्या होता है? कोई चीज बाहर थी और अंदर गिर गई। सी फेल इनटू द रिवर। तो फेल के बाद इनटू लगाते हैं। कब? क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ गिरते हैं तो फॉल इनटू लगाते हैं। तो ये होता है फॉल इनटू। इसी तरीके से फेथफुल टू भी होता है। फेथफुल टू किसी के प्रति वफादार होने को अंग्रेजी में फेथफुल टू कहते हैं। हिज वाइफ इज फेथफुल टू हर हस्बैंड, ऐसे बोलते हैं ना। हिज वाइफ इज फेथफुल टू हर हिज वाइफ इज फेथफुल टू
हर हस्बैंड, वो अपने पति के प्रति जो है वो वफादार है। फेथफुल टू मी, मेरे प्रति वफादार है। जैसे कि आई विल बी फेथफुल टू यू, मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा, ऐसे एप्लीकेशन में लिखते हैं। ऐसे ही फेमस फॉर होता है। फेमस फॉर का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति, किसी काम के लिए प्रसिद्ध होता है। आगरा इज फेमस फॉर, आगरा इज फेमस फॉर दी रेड फोर्ट। आगरा जो है वो रेड फोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। तो फेमस फॉर, फेमस के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फेमस के बाद आपको फॉर लगाना है। फॉल इन, देखो हमने पहले फेल इनटू लगाया था। फॉल इन का अर्थ क्या होता है, सॉरी फॉल इन नहीं होता, फिल इन होता है। फिल इन, फिल इन क्या होता है, फिल इन का मतलब होता है खाली स्थान भरने को अंग्रेजी में कहते हैं फिल इन। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान की पूर्ति करो, ऐसे बोलते हैं ना। तो फिल के साथ क्या लगाते हैं, इन, खाली स्थान में कुछ ना कुछ भरने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिल इन कहते हैं। और फुल के साथ क्या लगाते हैं, फुल ऑफ लगाते हैं। फुल ऑफ है, द जग इज फुल ऑफ वाटर, द जग इज फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर। ठीक है, पानी का भरा हुआ है या पानी से भरा हुआ है, एक ही बात है। हिंदी में पानी से भरा हुआ कहते हैं, लेकिन ऑफ लगाते हैं ना तो इसका मतलब क्या है कि अपने फुल ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम इनवाइट टू लिखते हैं। इनवाइट टू, इनवाइट टू का क्या होता है, किसी फंक्शन के अंदर इनवाइट करने को अंग्रेजी में इनवाइट टू कहते हैं। जैसे सी इनवाइटेड मी टू हर मैरिज, सी इनवाइटेड मी टू हर मैरिज, उसने अपनी शादी में मुझे आमंत्रित किया। तो इनवाइट के बाद क्या लगाया आपने, टू का प्रयोग किया। तो इस तरीके से इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि इनवाइट के बाद आप क्या लगाओगे। ठीक है ना, इनवाइट के बाद टू लगाते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जंप इनटू। जैसे फॉल इनटू होता है वैसे ही जंप इनटू होता है। जंप इनटू, जंप इनटू का नदी आदि के अंदर किसी बाहर से अंदर की तरफ कूद पड़ने को, ये बाहर से जब अंदर आता तभी इनटू लगाते हैं। जैसे दे जंप्ड इनटू दी पॉन्ड, उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी। तो जंप्ड इनटू, इनटू का प्रयोग हुआ कि नहीं। इनटू कब होता है, जब बाहर से कोई चीज अंदर जाती है तभी इनटू का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हमें याद रखना है जीलस ऑफ होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। हालांकि जीलस ऑफ का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना, ईर्ष्यालु हो जाना। जैसे कहें कि ही इज जीलस ऑफ हिज नेबर, वो अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करता है। जीलस ऑफ, जीलस ऑफ लगाएंगे, हैं, फ्रॉम नहीं लगाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। कीप अवे फ्रॉम कहते हैं, कीप अवे फ्रॉम, इसका मतलब क्या होता है, दूर रहने को अंग्रेजी में कीप अवे फ्रॉम कहते हैं। तो याद रखना है, कीप अवे फ्रॉम द मेडिसिन व्हाइल इट इज वर्किंग, कीप अवे फ्रॉम द मेडिसिन, यानी मेडिसिन से दूर रहें। ठीक है ना, तो मेडिसिन से दूर रहने को अंग्रेजी में क्या कहें, कीप अवे फ्रॉम। ठीक है ना, तो कीप अवे फ्रॉम का मतलब परहेज करना भी होता है। जैसे मेडिसिन के ऊपर लिखा आता है ना कि कीप द चाइल्ड अवे फ्रॉम दिस मेडिसिन, बच्चों से दूर रखें। और एक और याद रखना, कीटू, कीटू का अर्थ होता है माध्यम होना, मार्ग होना। कीटू, की माने कुंजी होता है। तो कहते हैं कि सफलता की कुंजी क्या है, हार्ड वर्क है। तो कहते हैं हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, सफलता का माध्यम है। की टू का मतलब क्या होता है, का माध्यम होना। तो ये मुख्य मुख्य हम बता रहे हैं, मेन जो है सफलता का माध्यम जो है वो की टू लगाते हैं। की के बाद टू, नॉन फॉर लगाते हैं, KNOWN, नॉन फॉर। नॉन फॉर का मतलब क्या होता है, किसी बात के लिए प्रसिद्ध होना। जैसे फेमस फॉर होता है वैसे ही नॉन फॉर होता है। किसी बात के लिए प्रसिद्ध होने को नॉन फॉर कहते हैं। आगरा इज नॉन फॉर दी ताजमहल है, आगरा इज नॉन फॉर दी
ताजमहल, आगरा जो है वो ताजमहल के लिए जाना जाता है। तो कहने का मतलब नॉन फोर का प्रयोग करते हैं, नो के साथ फोर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉन फोर। अभी हम बात कर लेते हैं, लाफ एट की बात हो चुकी है, लिसन टू लगाते हैं, हमेशा याद रखना है, लिसन टू, लिसन टू मी है, प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुने, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुने। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिसन के बाद टू लगाते हैं। और एक और याद रखना है, लुक फॉर लगाते हैं। लुक फॉर का अर्थ क्या होता है, ढूंढना, तलाश करना है। सी इज लुकिंग फॉर हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है, तो लुक फॉर लगाते हैं, ठीक है ना, लुक फॉर। ऐसे ही लुक के साथ एट भी लगाते हैं, लुक एट, इसका मतलब किसी की तरफ देखने को अंग्रेजी में लुक, जैसे कहते हैं द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। तो टीचर ने ये बोला, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो इसका मतलब लुक एट का मतलब की तरफ देखने को अंग्रेजी में लुक एट कहते हैं। लुक आफ्टर भी होता है, याद रखने वाली बात है। तो लुक आफ्टर भी होता है। लुक आफ्टर का अर्थ क्या होता है, देखभाल करना। सी लुक्स आफ्टर हर सन केयरफुली, है, सी, अपने बात करें, सी लुक्स आफ्टर हर सन केयरफुली, केयरफुली, वो अपने बेटी की देखभाल ध्यान से करती है। तो ध्यान देना है। लिसन के साथ टू, मतलब मेरी बात सुनो। लुक के साथ देखो फोर लगाते हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है तलाश करना। लुक के साथ एट लगाते हैं, ठीक है ना। लुक के साथ जब एट लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है किसी की तरफ देखना, लुक के साथ एट लगाते हैं। और लुक के साथ आफ्टर लगाते हैं तो इसका अर्थ देखिए क्या हो जाता है, देखभाल करना। तो इसको ध्यान में रखना है कि वर्ड तो हमारा एक ही है, बट हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन से उसका भाव जो है वो चेंज हो रहा है। लिव के साथ इन लगाते हैं कब, जब स्थायी रूप से रहे। एट लगाते हैं तब जब वो अस्थायी रूप से रहे। ये हम पढ़ चुके हैं। ऐसे कहते हैं लॉयल टू। लॉयल टू का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति वफादार। तो जैसे कहते हैं वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। जैसे वे फेथफुल टू होता है ना, वैसे ही लॉयल टू होता है। हमने फेथफुल टू पढ़ा है ना, उसमें भी वफादार होता है, वैसे ही लॉयल टू होता है। अच्छा, एक और ध्यान रखना है, मेड इन होता है और मेड ऑफ होता है। मेड इन का मतलब होता है किसी जगह पर कोई चीज बनी होती है तो अपने मेड इन कहते हैं। दिस कंप्यूटर इज मेड इन जापान। दिस, जैसे कहते हैं दिस कंप्यूटर इज मेड इन जापान, ये कंप्यूटर जापान में बना है, तो मेड इन जगह के लिए। और वो उसी वस्तु से बना है जो चीज उसे दिख रही है। कहते हैं दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये रिंग गोल्ड की बनी होती है, इसका मतलब गोल्ड उसमें दिख रहा है, तो मेड ऑफ गोल्ड हो गया कि नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मेड इन कहाँ लगाएंगे और मेड ऑफ कहाँ लगाएंगे। अच्छा, एक और ध्यान देना है आपको। अपने बात करते हैं मैरिज की, तो हम कहते हैं मैरिड टू। मैरिड टू का मतलब किसी से शादी होना है। जैसे लड़की का जिसके साथ विवाह हुआ है, बबीता वाज मैरिड टू रिच मैन। देखें, बबीता की शादी रिच मैन के साथ होती है, तो कैसे कहेंगे कि बबीता वाज मैरिड टू ए रिच मैन। बबीता की शादी रिच मैन के साथ हुई है, तो मैरिड टू, यहाँ मैरिड विद नहीं लगाएंगे, याद रखना, मैरिड टू लगाएंगे। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मैरिड टू लगाएंगे, ना कि मैरिड टू लगाएंगे, ना कि मैरिड विद लगाएंगे। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया मैरिड टू, ठीक है। अब अपने बात करते हैं मैरिड टू के बाद। देखिए, मैरिड टू के बाद में हम बात करते हैं ओपिनियन। ओपिनियन अबाउट, ओपिनियन के साथ अबाउट लगाते हैं, किसी बात या वस्तु के बारे में राय, किसी के बारे में राय। ही हैज अ गुड ओपिनियन अबाउट मी, ही हैज अ गुड ओपिनियन
अबाउट मी, उसकी मेरे बारे में अच्छी राय है। ओपिनियन अबाउट का मतलब किसी के बारे में राय होना, किसी के बारे में विचार प्रकट करना। व्हाट इज द ओपिनियन अबाउट द एग्जिट पोल, आपका एग्जिट पोल के बारे में क्या राय है, तो ओपिनियन अबाउट होता है। अच्छा, एक किसी बात कहें ओपिनियन ऑफ भी हो सकता है। ओपिनियन ऑफ का अर्थ क्या होता है? ओपिनियन ऑफ का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की राय बताते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ अंजलि, अंजलि की राय में, ही इज गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है। अंजलि की राय में वह अंग्रेजी में अच्छा है। तो ठीक है ना, ये अंजलि की राय है कि वो अंग्रेजी में अच्छा है, तो ओपिनियन ऑफ हो गया कि नहीं, यहां ऑफ लगा दिया। यानी किसी व्यक्ति की राय की हम बात करते हैं तो ओपिनियन ऑफ की बात करते हैं। और एक और बात बताते हैं आपको, पे अटेंशन टू, यानी किसी की तरफ ध्यान देने को अंग्रेजी में कहते हैं पे अटेंशन टू। जैसे कहें ही डज नॉट पे अटेंशन टू हिज स्टडी, वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता है। पे अटेंशन टू, इसका मतलब क्या होता है? वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं पे अटेंशन टू। किसी की तरफ ध्यान देने को अंग्रेजी में पे अटेंशन टू बोलते हैं। अब अच्छा, एक और बात बताते हैं, प्राउड ऑफ होता है। प्राउड ऑफ, जैसे कहें किसी बात का गर्व, ही इज प्राउड ऑफ हिज कार, ही इज प्राउड ऑफ हिज कार, उसे अपनी कार पर गर्व है। या मोस्ट इंडियंस फील प्राउड ऑफ देयर ग्रेट हेरिटेज की बात करते हैं। मोस्ट इंडियन प्राउड ऑफ देयर ग्रेट हेरिटेज। ऐसी भी बात कर लेते हैं कि अधिकांश भारतीय ऐसे हैं, मोस्ट इंडियंस प्राउड ऑफ देयर ग्रेट हेरिटेज, यानी बहुत सारे भारतीयों को अपनी जो थातियां है, जो बहुत प्रकार की संपत्ति है, उसके ऊपर गर्व है। तो प्राउड ऑफ का अर्थ होता है गर्व होना। अपने एक और बात बताता हूं मैं, अपने प्राइड इन कहते हैं और प्राउड ऑफ कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्राइड इन होता है और प्राउड ऑफ होता है। अच्छा, एक और बात बताते हैं आपको, क्वेरल के साथ हम बात कर चुके हैं, पुट की बात करते हैं। पुट आउट, पुट आउट का अर्थ क्या होता है? बुझा देना, आग लगी हुई उसको पुट आउट द लाइट एंड स्लीप, ये भी कहते हैं ना, पुट आउट द लाइट एंड स्लीप, लाइट बुझा दो। पुट आउट तो वैसे नहीं कहते लाइट के लिए, लाइट के हम स्विच ऑफ द लाइट बोलते हैं, पुट आउट द फायर बोलते हैं, ये याद रखना, पुट आउट द फायर, आग बुझा दो, पुट आउट बोलते हैं। वैसे लाइट बुझाने को भी पुट आउट कहते हैं। अच्छा, क्वेरल की बात करते हैं तो क्वेरल विद भी होता है और क्वेरल ओवर भी होता है। क्वेरल विद तो पता ही है आपको, किसी के साथ झगड़ा होता है तो क्वेरल विद कहते हैं, और क्वेरल ओवर किसी बात के ऊपर झगड़ने को अंग्रेजी में कहते हैं क्वेरल ओवर। दे क्वेरल ओवर दी ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ओनरशिप को लेकर के उन पर झगड़ा हो गया तो क्वेरल ओवर हो गया ना। क्वेरल ओवर मतलब किसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ तो वहां पर क्वेरल ओवर बोलेंगे। और क्वेरल विद कहां बोलेंगे? जब दो के बीच में झगड़ा होता है तो वहां क्वेरल विद बोलेंगे। क्वेरल बिटवीन होता है, दो के बीच में झगड़ा होता है, क्वेरल बिटवीन राम एंड श्याम, ऐसे भी बोल सकते हैं अपने। अच्छा, एक और, रिलाई ऑन, रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर भरोसा करना। रिलाई ऑन, रिलाई ऑन का मतलब ये होता है यू शुड रिलाई ऑन, जैसे कहें यू शुड रिलाई ऑन कमला, आपको कमला पर भरोसा करना चाहिए, या यू शुड रिलाई ऑन योर पेरेंट्स, आपको अपने माँ बाप पर भरोसा करना चाहिए। तो ये रिलाई ऑन की बात कर देते हैं अपने, रिलाई ऑन, ठीक है ना। ऐसे ही रिप्लाई के साथ क्या लगाते हैं? रिप्लाई टू लगाते हैं हमेशा, किसी को जवाब दिया जाता है। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, he did not reply to my letter। अब कई बच्चे क्या करेंगे, रिप्लाई के साथ ऑफ लगा देंगे, ऑफ माई लेटर, तो वो गलत हो जाएगा। रिप्लाई टू माई लेटर, उसने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया।
तो ये मैरिज के साथ जैसे विद लगा देते हैं, मैरिड विद गलत हो जाता है, मैरिड टू होता है। रिप्लाई ऑफ लगा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, रिप्लाई टू होता है। ऐसे इनको मतलब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे रिमाइंड ऑफ होता है, रिमाइंड ऑफ क्या होता है कि किसी बात की याद दिला देना है। आई विश टू रिमाइंड ऑफ योर प्रॉमिस, मैं आपको आपके वादे की याद दिलाता हूं। प्रॉमिस है जो आपने मुझसे किया था, यू हैव मेड, जो आपने वादा किया था उस वादे की आपको याद करवाती हूं। तो रिमाइंड ऑफ का मतलब किसी चीज की याद दिला देना, किसी वादे की याद दिला देना, रिमाइंड कहलाता है वो। तो इस तरीके से अपने इनको भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं रन ओवर। रन ओवर क्या होता है? रन ओवर का मतलब होता है गाड़ी आदि से कुचल देना, किसी आदमी को कुचल देना। रन ओवर, ऊपर से गाड़ी निकल जाती तो रन ओवर कहते हैं। डॉग वॉज रन ओवर बाय ए कार, ए डॉग वॉज रन ओवर बाय ए कार, मतलब कार कुत्ते के ऊपर से निकल गया, यानी कार ने कुत्ते को कुचल दिया, इसका मतलब ये है। डॉग वॉज रन ओवर, रन ओवर का मतलब कुचला गया, ठीक है ना, बाय ए कार, कार के द्वारा कुत्ता कुचला गया तो रन ओवर हो गया ना रन ओवर। ऐसे ही हम कहते हैं सफर फ्रॉम। सफर फ्रॉम क्या होता है? बीमारी आदि से पीड़ित हो जाना। तो सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कोलेरा, वो हैजे से पीड़ित है, मतलब कई दिन हो गए उसे वो हैजे से पीड़ित है। तो सफरिंग फ्रॉम का मतलब कोई बीमारी से पीड़ित होने को अंग्रेजी में सफर फ्रॉम कहते हैं। यहां सफर ऑफ नहीं लगाते, डाई ऑफ लगाते हैं, आपको पहले बता दिया मैंने। डाई ऑफ का मतलब किसी बीमारी से मरना होता है? ऐसे ही हम कहते हैं श्योर ऑफ। श्योर ऑफ क्या होता है? श्योर ऑफ का मतलब निश्चित होना, विश्वस्त होना। जैसे कहते हैं आई एम श्योर ऑफ, मुझे पूर्ण विश्वास, आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, यानी मुझे मेरी सफलता पर पूर्ण विश्वास है। श्योर ऑफ का मतलब होता है पूरा विश्वास हो जाने को अंग्रेजी में श्योर ऑफ कहते हैं, ठीक है ना। पूरे विश्वास होने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? श्योर ऑफ बोलते हैं, श्योर ऑफ, ठीक है ना। ऐसे ही हम कहते हैं थिंक ओवर। थिंक ओवर का मतलब क्या? थिंक ओवर का मतलब होता है किसी बात पर विचार करना। आई शेल थिंक ओवर दिस मैटर, कहते हैं आई शेल थिंक ओवर दिस मैटर, मैं इस मैटर पर विचार करूंगा। तो थिंक ओवर होता है। हमने पहले भी रन ओवर बोला है, रन ओवर का मतलब किसी को कुचल देना। थिंक ओवर बोला है तो ओवर लगाते हैं। ऐसे ही जहां कहीं वेट आ जाए तो वेट फॉर लगाते हैं। किसी व्यक्ति आदि की प्रतीक्षा करना है। सी हैज बीन वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रही है। वेटिंग फॉर मी, वेट फॉर मी यानी मेरा इंतजार कर रहे हैं। आर यू वेटिंग फॉर अंजलि, क्या तुम अंजलि का इंतजार कर रहे हो? तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं? वेट फॉर लगाते हैं। तो ये भी याद रखना है। एक और ध्यान रखना है, कई बार क्या है वेट फॉर आता नहीं है, वेट एट भी आ जाता है। वेट एट क्या होता है? वेट एट होता है किसी स्थान पर प्रतीक्षा करना होता है? जैसे कहते हैं ही वॉज, जैसे कहते हैं ही वॉज वेटिंग एट दी स्टेशन, वो स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। ही वॉज वेटिंग एट दी स्टेशन, वो स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। इसका मतलब एक जगह, जिस जगह आती है उस जगह के लिए अपने वेट एट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको विशेष रूप से इन प्रीपोजिशंस का ध्यान रखना है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब अपने थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। कुछ बातें और है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एक प्रीपोजिशन जो है वो निश्चित होता है, उसका कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है कि ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, ये भी ध्यान में रखना है। इन वर्ड्स का भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ड्स जो हैं उनके साथ कौन से प्रीपोजिशंस लगेंगे। एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन की जब हम बात करते हैं,
ये हमने थोड़ा बड़ा लगा दिया इसलिए ये इस लाइन में दिखा रहा है। देखिए अपन बात करते हैं एब्सेंट फ्रॉम होता है, एब्सेंट फ्रॉम होता है अनुपस्थित। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। जैसे कहते हैं ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, ठीक है ना। वो कल मतलब क्लास से अनुपस्थित था तो एब्सेंट फ्रॉम हो गया कि नहीं। एब्सेंट के साथ फ्रॉम, एब्सेंट अनुपस्थित होता है तो किस चीज से अनुपस्थित था, क्लास से। और एक और याद रखना है अकॉर्डिंग टू लिखते हैं अपने। अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, के अनुसार है, के अनुसार ये पढ़ चुके हैं। ही वॉज डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू मी, वो मेरे अनुसार काम कर रहा था तो अकॉर्डिंग टू मी। तो अकॉर्डिंग के साथ क्या लगाया हमने, टू। अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है, एब्सेंट के साथ क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। ये ध्यान रखना है आपको। इन वर्ड्स का ध्यान रखना है। जैसे अप्लाई बोलते हैं, अप्लाई फॉर होता है हमेशा, है अप्लाई फॉर होता है। और एक और ध्यान रखना है अप्लाई टू भी होता है, अप्लाई टू भी होता है, अप्लाई फॉर भी होता है। अप्लाई फॉर क्या होता है, किसी काम के लिए। जैसे सी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, उसने पोस्ट ऑफ टीचर के लिए अप्लाई किया तो ये अप्लाई फॉर हो गया ना, है। या यू मस्ट अप्लाई टू द हेडमास्टर, है यू मस्ट अप्लाई टू द हेडमास्टर, आपको हेडमास्टर को अप्लाई करना चाहिए। यानी अप्लाई टू का मतलब व्यक्ति को अप्लाई किया जाए तो अप्लाई टू लगा देते हैं, अदरवाइज अप्लाई फॉर लगाते हैं। किसी काम के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई फॉर लगाते हैं। और एक और याद रखना है अराइव के साथ क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। अराइव एट, किसी स्थान के ऊपर पहुंचना। जैसे द ट्रेन विल अराइव एट हनुमानगढ़ एट 7 AM। तो ये याद रखना है कि 7 बजे ट्रेन जो है वो हनुमानगढ़ पहुंच जाएगी। तो अराइव एट हनुमानगढ़, तो अराइव के साथ क्या लगाया हमने, एट का यूज किया। ओके, तो ये अराइव के साथ भी क्या लगाएंगे, अराइव टू नहीं लगाएंगे। अभी कोई कहीं कहेंगे अराइव टू लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अशेम्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अशेम्ड ऑफ होता है, अशेम्ड ऑफ ये हम पढ़ चुके हैं, किसी चीज के लिए शर्मिंदा होना। पहले भी हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में। जैसे आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई बिहेवियर, आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई बिहेवियर, मैं मेरे व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूं। तो आई वॉज अशेम्ड, अशेम्ड का अर्थ क्या होता है, शर्मिंदा होना। किसी चीज के लिए शर्मिंदा होने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अशेम्ड कहते हैं। तो आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई बिहेवियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनका यूज करना है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं आस्क फॉर, हम पढ़ चुके हैं किस चीज की मांग करना। बिलोंग टू के बारे में पढ़ चुके हैं। बिलोंग टू का अर्थ क्या होता है, बिलोंग टू किसी का होना या किसी से संबंध रखना। यानी ये कहते हैं ना बिलोंग टू, यानी दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये बुक मेरी है। या यूं कहें आई बिलोंग टू राजस्थान, मैं राजस्थान से हूं, मतलब मेरा संबंध राजस्थान से है। यानी किसी से संबंध रखने को अंग्रेजी में बिलोंग टू का प्रयोग कहते हैं। और अपने बिलीव इन की बात कर चुके हैं। ब्लेम फॉर लगाते हैं, ब्लेम फॉर लगाते हैं। ब्लेम फॉर का अर्थ क्या होता है, ब्लेम फॉर का मतलब होता है दोष लगाना, है किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगाना। जैसे कि ही जैसे कहें, हम कह सकते हैं ही ब्लेम्ड रमेश फॉर, किसी व्यक्ति पर किसी चीज का आरोप लगा देने को अंग्रेजी में कहते हैं ही ब्लेम्ड रमेश फॉर, ही ब्लेम्ड रमेश फॉर हिज केयरलेसनेस, यानी उसने रमेश के ऊपर केयरलेसनेस का आरोप लगाया। तो यहां ब्लेम के साथ क्या लगाया, फॉर का यूज किया गया। यानी किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाने को ब्लेम फॉर लगाते हैं, ब्लेम फॉर का यूज करते हैं। और बिलोंग टू का यूज करते हैं, ठीक है ना। बिलोंग टू का अर्थ पता ही है आपको क्या होता है,
इसी तरीके से आपको यूज करना है ब्लेम के साथ। बिजी, बिजी के साथ हम पढ़ चुके हैं, बिजी विद होता है। केयर फॉर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसी के केयर फॉर का मतलब क्या था, परवाह करना। केयर फॉर हिज स्टडीज, केयर फॉर मी है। एक और याद रखना, केपेबल। केपेबल क्या होता है, केपेबल की बात करते हैं तो ऑफ, केपेबल ऑफ का मतलब होता है समर्थ होना है। ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज, यानी वो ये एक्सरसाइज करने में समर्थ है। तो केपेबल ऑफ के साथ क्या लगाते हैं, अपने जीरंड का यूज करते हैं। देखिए केपेबल के बाद में डूइंग आ गया ना, तो इस तरीके से अपने केपेबल ऑफ लगाते हैं, केपेबल ऑफ है। और कंपेयर के साथ कंपेयर विद लगाते हैं। कंपेयर विद का मतलब किसी से तुलना करना, यानी डोंट कंपेयर दिस पेन विद दैट, डोंट कंपेयर दिस पेन विद दैट, यानी इस पेन की तुलना उसके साथ मत करो। तो कंपेयर के साथ क्या लगा रहे हैं, अपने विद का प्रयोग कर रहे हैं, तो कंपेयर विद का प्रयोग करते हैं, है? और ये भी ध्यान रखना, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। और कंप्लेन के बारे में तो अपने पढ़ चुके हैं, कंप्लेन टू होता है किसी व्यक्ति से शिकायत करना, कंप्लेन ऑफ होता है दर्द की जब शिकायत होती है ना, जैसे कहते हैं कंप्लेन ऑफ। कंप्लेन का ऑफ का मतलब क्या है, दर्द के बारे में बता। स्टूडेंट वॉज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, द स्टूडेंट वॉज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, हेडेक की शिकायत कर रहे थे। तो कंप्लेनिंग ऑफ का मतलब क्या है कि स्टूडेंट जो है वो कंप्लेन कर रहे थे, किसकी, हेडेक की कंप्लेन कर रहे थे। तो आईएनजी कंप्लेनिंग ऑफ। स्टूडेंट जो है वो हेडेक के बारे में शिकायत कर रहे हैं, मतलब दर्द के बारे में बात करेंगे तो कंप्लेन ऑफ की बात करेंगे। कंप्लेन अगेंस्ट किसी के बारे में बात, कंप्लेन अबाउट भी हो सकता है, किसी विषय के बारे में शिकायत करने की बात करते हैं। अच्छा, और जब हम अबाउट की बात ही करने लगे तो केयरफुल अबाउट होता है, केयरफुल अबाउट होता है, यानी बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, कहते हैं ना, बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहें। केयरफुल का मतलब क्या होता है, सजग रहना, सचेत रहना, सावचेत रहना, ये केयरफुल अबाउट होता है। ये केयरफुल अबाउट हो गया। अब डिपेंड की बात आप कर ही चुके हैं, डिपेंड ऑन होता है। डिपेंड ऑन क्या होता है, डिपेंड ऑन किसी के ऊपर आश्रित होना। चाइल्ड डिपेंड्स ऑन इट्स पेरेंट्स, ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स, एक बच्चा जो है अपने माता पिता पर डिपेंड होता है। तो डिपेंड के साथ ऑन लगाते हैं। ये भी, या डाई के साथ पता ही है आपको क्या लगता है, डाई ऑफ कोलेरा, डाई ऑफ हैजा, डाई ऑफ होता है। और डिफर है, DIFFER, डिफर विद होता है। डिफर विद का मतलब क्या होता है, मतभेद होना। मतभेद होना यानी किसी व्यक्ति के साथ जब मतभेद होते हैं तो हम कहते हैं डिफर विद। रमेश डिफर्स विद यू, है, रमेश डिफर्स विद यू ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर रमेश के विचार अलग हैं। कहने का मतलब वो आपके साथ मतभेद रखता है, डिफर विद। और डिपेंड के साथ क्या लगाते हैं, हम ऑन लगाते हैं। डिपेंड के साथ ऑन लगाते हैं, डिफर के साथ विद लगाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की बात करते हैं तो एक्सपर्ट इन कहते हैं। एक्सपर्ट इन का मतलब क्या आते हैं, एक्सपर्ट इन का मतलब किसी बात में निपुण होना है। ही इज एक्सपर्ट इन सिंगिंग, वो सिंगिंग में एक्सपर्ट है। यानी एक्सपर्ट इन निपुण होना, किसी बात के अंदर निपुण होने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सपर्ट इन बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात जब आएगी है तो हम बात करते हैं फैमिलियर की। फैमिलियर विद, फैमिलियर विद, फैमिलियर विद मतलब किसी से परिचित होना। किसी व्यक्ति से परिचित होने को फैमिलियर विद कहते हैं। ही इज नॉट फैमिलियर विद मी, यानी वो मेरे से परिचित नहीं है। तो फैमिलियर विद का मतलब परिचित होना, किसी व्यक्ति से परिचित होने को फैमिलियर विद कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, फैमिलियर के साथ क्या लगाते हैं, परिचित होने को अंग्रेजी में फ्री फैमिली। फुल ऑफ आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद फील्ड विद, फील्ड विद देखो, फिल इन आप पढ़ चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। एक कहते हैं फील्ड विद,
फिल्ड विद का मतलब किसी चीज से भरा हुआ, फुल के साथ ऑफ लगाते हैं और फिल के साथ विद लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। द ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क कहते हैं ना, द ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क, एक तो ये बोल दिया हमने। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं ना कि दी ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फुल ऑफ होता है और फिल विद होता है। फिल इन भी होता है, फिल इन कहाँ लगाते हैं अपने, फिल इन लगाते हैं कब, जब खाली स्थान भरने हो, रिक्त स्थानों की जब बात होती है, ब्लैंक्स की जब बात होती है, तो उस समय अपने फिल इन लगाते हैं। अच्छा, एक और बात करते हैं, फाइन फॉर लगाते हैं। फाइन फॉर का मतलब कहते हैं, फाइंड फॉर होता है वैसे, फाइंड फॉर सेकंड फॉर्म बात करते हैं। फाइंड फॉर का मतलब जुर्माना लगाना, यानी दंडित करना। सोहन वॉज फाइंड फॉर एब्सेंस, यानी किसी बात के लिए, यानी कि सोहन वॉज फाइंड फॉर एब्सेंस, यानी उसके एब्सेंस होने के लिए उस पर मतलब जुर्माना लगाया गया, उस पर दंड दिया गया या सजा दी गई, उसको पनिशमेंट दी गई, तो ये फाइन फॉर होता है। तो ये फाइन फॉर की बात करते हैं। अच्छा, ग्रेटफुल की बात करते हैं, तो ये याद रखना है आपको, ग्रेटफुल टू, ग्रेटफुल टू लगाते हैं, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प, किसी व्यक्ति के लिए, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प। तो इसके देखो, ग्रेटफुल टू लगाया किसके लिए है, तो फॉर योर हेल्प, तो काम के लिए टू लगाते, किसी व्यक्ति के लिए टू लगाते हैं, ये देखो किसी व्यक्ति के लिए तो टू लगाते हैं ग्रेटफुल, और इधर देखिए किस काम के लिए है तो फोर लगाते हैं। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, टू और फोर का दोनों का प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं। अच्छा, एक और, इंटरेस्टेड इन होता है, यानी किसी काम में रुचि लेने को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरेस्टेड इन। जैसे ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, उसकी पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है, तो यहाँ इंटरेस्टेड इन मतलब किसी काम में रुचि लेना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरेस्टिंग। तो ये भी याद रखना है कि उसकी पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट के साथ क्या लगाएंगे अपने, इन लगाते हैं। और जीलस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जीलस के बाद क्या लगता है, याद करें, ऑफ का प्रयोग किया, जीलस ऑफ मी, जीलस ऑफ यू है। एक और के की बात कर ही लेते हैं, नॉक एट होता है। नॉक एट का मतलब कहता है कि दस्तक देना, खटखटाने को अंग्रेजी में कहते हैं हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो नॉक एट का प्रयोग करते हैं अपने नॉक एट। नॉक के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, नॉक एट, ठीक है ना, नॉक एट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉलेज, नॉलेज की बात करें, नॉलेज की बात करें तो नॉलेज के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो फॉर लगता है, नॉलेज फॉर। ही हैज अ गुड नॉलेज, सॉरी, नॉलेज के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, फॉर नहीं, ऑफ लगाते हैं। नॉलेज ऑफ होता है, किसी चीज का ज्ञान होता है, हैं? जैसे कहते हैं ही हैज अ गुड नॉलेज, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसे इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है, तो नॉलेज के साथ ऑफ का यूज करेंगे, नॉलेज। तो इस ये भी ध्यान में रखना है कि नॉलेज के साथ हमें इसका प्रयोग करना है। काइंड, काइंड के साथ देखिए, काइंड टू का मतलब क्या होता है, दयालु होना, यानी किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी जानवर के प्रति, ही इज वेरी काइंड टू बर्ड्स, काइंड टू दी बर्ड्स, वो पक्षियों के प्रति बड़ा दयालु है। तो काइंड टू और क्रूअल टू, ये मैंने क्रूअल टू पहले बता दिया, अब काइंड टू बता रहा हूं। ओके, तो आज अपने इतना ही करेंगे, बाकी के कुछ प्रीपोजिशंस रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और बच्चों को भी फायदा मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।